नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वह लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले हम ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बात कर चुके हैं। जो मेरा ये मेन कंसर्न है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसको पढ़ा किया जाए, कैसे उसको ध्यान में रखा जाए, कैसे उसको यूज किया जाए आपके एग्जाम के प्रोसेस में, ये मेरा मेन फोकस है। इस चैप्टर के बारे में हर किताब में जो अच्छी अच्छी किताबें हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो कंपेयर करूंगा कि ऋग वैदिक पीरियड के साथ लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेज एंड कंटिन्यूटी है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड है इसको लेटर वैदिक क्यों कहते हैं। देखिए, 4 वेद है। जो ऋग वेद है, ऋग वेद के आधार पर जिस कालखंड को हम जानते हैं दैट्स कॉल्ड ऋग वैदिक पीरियड। उसके बाद जो 3 और वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, साथ ही साथ जो ब्राह्मण्य ग्रंथ है, जो अरण्यक है, जो उपनिषद है, इन सारे 3 वैदिक ग्रंथ और उसके बाद जो ये 3 और सोर्स है, इन सारे चीजों के आधार पर जिस कालखंड को हम जानते हैं उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। माना जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है, जो टाइम है, 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का है। मतलब ये आपको मैंने टाइम बता दिया। अब सवाल उठता है कि जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे वह कहाँ रहते थे, स्पेस क्या था। तो याद रखिएगा, जो ऋग वैदिक पीरियड के लोग रहते थे वह सप्त सिंधु एरिया जो था वहां रहते थे। अब वो थोड़ा सा और ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर माइग्रेट किए हैं लेटर वैदिक पीरियड के समय में। वो आज का जो कुरुक्षेत्र है, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वह एरिया, और जो गंगा और यमुना का दोआब है, ये यमुना जा रही है, इधर गंगा आ रही है, इसका जो बीच का एरिया है इसको दोआब बोलते हैं। इस एरिया का जो भूभाग है वहां पे लेटर वैदिक पीरियड के लोग रहते थे। अब आप सवाल करेंगे कि ये वहां पे रहते थे, ये आपको कैसे पता? क्योंकि ये जो ग्रंथ रचे गए हैं उसमें बहुत सारे जो पहाड़ है, बहुत सारे जो नदियां हैं, उनका नाम अभी के उस इलाके के जो नाम है, जो नदियां हैं, उससे मिलता जुलता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि ये यहाँ पे रहते थे। इतना मैंने आपको बताया। अब सवाल उठता है कि ऋग वैदिक काल के तुलना में लेटर वैदिक काल का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो इकोनॉमिक सेटअप है, जो सोसाइटी है और जो रिलीजन है, इसमें क्या परिवर्तन आया है, इसके कंपेरेटिव करके जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आया। सबसे पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम जो राजा है उसकी स्थिति की बात करते हैं। पहले जो राजा होता था वह किसी कबीले का राजा होता था। कब की बात कर रहा हूँ? ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो राजा होता है वो किसी कबीले का राजा नहीं होता है, वह एक भूभाग का राजा होता है। एक टोटल जो पूरा एक लैंड एरिया है उसका राजा होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो गया। ये जो राजा है, एक राष्ट्र शब्द आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्र शब्द, जो हम कहते हैं भारत एक अखंड राष्ट्र है। ये जो लैंड का कंसेप्ट है कि राष्ट्र जो है लैंड से जुड़ गया, भूमि से जुड़ गया, यह लेटर वैदिक पीरियड का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद अगर आप कहें तो उस समय में बहुत सारे राजा ऐसे थे जो बहुत ही ज्ञानी राजा थे। जैसे आपका कह सकते हैं जनक, उसके बाद अजातशत्रु, अश्वपति, ये सारे ज्ञानी राजा थे। याद रखिएगा, यहाँ पे राजतंत्र था, कोई प्रजातंत्र अभी फिलहाल जो है कुछ कुछ जगह थे, लेकिन मूलतः राजतंत्र था। मतलब राजा ही शासक होता था, राजा का बेटा ही उसके बाद शासक होता था, राजा जो चाहता था वह होता था। उसके बाद अगर आप ये कहें तो कुछ कुछ जगह जो गणराज थे उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण एक सोर्स है जिसमें कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होता है और राजा की उत्पत्ति कैसे होता है, ये सारे चीज ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। अब हम टैक्स की बात करते हैं। जब हम लेटर ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे तो वहां पे जो टैक्स सिस्टम था वह स्वैच्छिक था। लोग अपनी स्वेच्छा से बलि के रूप में टैक्स देता था, लेकिन अब यहाँ पे एक नियमित हो गया, ये नियमित आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। ये बात हो गई वहां पे। अब ऋग वैदिक पीरियड की तुलना में लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा का जो दरबार था, वहां का जो उसका राज्य परिषद था, ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। रत्निन करके एक टर्मोलॉजी है, ये टर्मोलॉजी क्या है इसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, एक सभा था, समिति था और विदत था। ऋग वैदिक पीरियड में ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थे। विदत अब उतना रिलेवेंट नहीं रहा, वो खत्म हो गया। सभा और समिति अभी भी चला आ रहा था। जो श्रेष्ठ जन थे उस समाज के, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो सभा था, और समिति जो था वो आम जन का था।
जो राजा का काउंसिल था उसमें बहुत सारे उच्च अधिकारी बैठते थे, जिसमें एक रत्निन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। सेना अभी भी अस्थायी रूप से सेना जो है वो रूप ले नहीं पाया था, अस्थायी सेना अभी भी नहीं आया था। ऋग्वैदिक पीरियड में तो था ही नहीं, इस समय भी अस्थायी रूप से सेना नहीं था, ये बात कह रहा। राजा से संबंधित 4 यज्ञ थे, इस यज्ञ को जरूर याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था राजसूय यज्ञ, उसके बाद जो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ, ये 4 यज्ञ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक पंच महायज्ञ करके जो उस समय की आम जनता थी उसके लिए 5 महायज्ञ की चर्चा की गया है। वो 5 महायज्ञ क्या क्या था, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सोसाइटी का, वहाँ के समाज की। जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी लगभग 4 वर्णों में डिवाइड हो गए थे, है ना। ये जो है बाय बर्थ हो गया था, मतलब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उस वर्ण का व्यक्ति कहलाएगा। ये उस समय में ऋग्वैदिक पीरियड में इतना प्रखर रूप से रूप नहीं लिया था, लेकिन इस समय पे वर्ण का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जो वैश्य वर्ग के लोग थे वही टैक्स देते थे, जो शूद्र वर्ग के लोग थे वो सेवा करते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो तो आप जानते ही। एक जगह शतपथ ब्राह्मण में जो क्षत्रिय है उसको ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ये सवाल बार बार आया है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, जहाँ क्षत्रियों को ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कई बार सवाल आया है कि किस ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, तो वो आंसर आपका शतपथ ब्राह्मण होगा। द्विज का एक कंसेप्ट आ चुका था। द्विज एक उपनयन संस्कार था, जो इस उपनयन संस्कार को कर लेता था उसका दूसरा जन्म होता था, इसीलिए उसको द्विज कहा गया है। इसके साथ ही साथ वुमेन को, जो महिलाएं हैं, उसको द्विज जो उपनयन संस्कार है उसका अधिकार नहीं था। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, ये जो 3 वर्ण थे, 3 वर्ण में एक वर्ण जो था उसको इस उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। यहीं से 3 वर्ण एक साइड और एक वर्ण एक साइड, ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ है यहाँ से शुरुआत हो गया था। अभी भी अनटचेबिलिटी नहीं आया है, बस डिफरेंस होना पैदा हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 आश्रम की बात यहाँ पे आ गया था, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में 4 आश्रम की बात किया गया है। और ये आश्रम की जो बात है ये ज्वाला उपनिषद है, इसमें बात किया गया है। 4 आश्रम कहता है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम के कंसेप्ट यहाँ तक आ चुका था। बहुत सारी विदुषी कन्या का भी यहाँ पे जिक्र आया है, जैसे गार्गी है, गंधर्व है, उसके बाद गृहीता है, उसके बाद मैत्रेयी है। जो महिलाएं हैं इसका सिचुएशन इस समय में आकर के बहुत ही, मतलब उतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड की तुलना में थोड़ा सा खराब हो गया। क्या क्या है इसको देख लीजिएगा। जो महिलाएं हैं उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं था, मतलब उसके जो पिता और माता की जो प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं का अधिकार नहीं रहा। सभा में भाग लेने का अधिकार महिलाओं का नहीं रहा। उपनयन संस्कार की वो तो भागीदारी रही नहीं। एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें महिलाओं को कृपण कहा गया है। कृपण का मतलब होता है जो दुखों का कारण है। तो ये सारे चीज दिखाता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रही। शतपथ ब्राह्मण जो है इस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में जहाँ कहीं भी कुछ लिखा हुआ मिलता है आपकी किताब में तो उसको बहुत ही अंडरलाइन करके पढ़िएगा, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के बारे में शतपथ ब्राह्मण बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। ये हमने आपके समाज के बारे में बात बताया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी का। इस समय में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही मेन सोर्स होने के लिए चला गया था, मेन सोर्स हो गया था। साथ ही साथ इस एग्रीकल्चर के जो 4 प्रोसेस है, जैसे आप खेत की जुताई करना, फिर फसल बोना, फिर उसको कटाई करना, फिर काट करके उसका निकाई करना, ये सारी चीज़ें 4 प्रोसेस की बात है। ये शतपथ ब्राह्मण में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। फसल का नाम बहुत सारे इस लिटरेचर में बताया गया है। पशु के देवताओं से प्रार्थना किया गया है कि हल के लिए मुझे पशु चाहिए, तो पशु के लिए शुभकामनाएं किया गया है। साथ ही साथ इस समय में प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट आ चुका था। जो लैंड था उस पे निजी भूमि संपत्ति का अधिकार था। जो इस समय में मेन क्रॉप थे धान और गेहूं थे। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो अन्न है उसको ब्रह्म कहा गया है। इन सारी चीजों को देखिएगा। उसके बाद जो आप वेयर मतलब मृदभांड की कंसेप्ट है, इसको देखिएगा। इस समय में 4 तरह के मृदभांड पाए जाते हैं। ब्लैक वेयर पाया जाता है, उसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर पाया जाता है, रेड वेयर पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है
पेंटेड ग्रे वेयर पाया जाता था। बहुतायत रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड वेयर पाया गया है। लेकिन इस काल की जो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से बनाया गया वेयर है, वो है पेंटेड ग्रे वेयर। इसको PGW भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, PGW जो है यह लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित है, स्पेशलाइज्ड ये पोट्री है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कॉपर जो है, इस काल के जो लोग हैं इन्होंने किसी एक धातु को सबसे पहले कोई यूज किया है तो वो कॉपर को यूज किया है। साथ ही साथ ये लोहा, टीन जो आपका जो शीशा है, जो इस सब को ये यूज करते थे। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा के क्राफ्ट्स पर्सन थे जो अपना क्राफ्ट से बहुत ही स्पेशलाइज होते थे। एक श्रेष्ठिनकर का शब्द एक आया है, जो व्यापारी जो होता था उसका जो ग्रुप का हेड होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। ये मैंने आपको सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी की बात किया। अब मैं आपको थोड़ा सा जो उस समय के रिलीजियस डेवलपमेंट है उसकी बात करता हूँ। देखिए, उस समय का जो धार्मिक है, इस समय में यज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। जो ऋग वैदिक देवता थे, जो इंद्र और अग्नि, उसका इंपॉर्टेंस कम हुआ और इस समय में जो प्रजापति बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता के रूप में उभरे। इसको याद रखिएगा। जो रुद्र है, जो ऋग वैदिक पीरियड में पशु के देवता थे, इस समय में शिव, भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। एक वर्ड आता है पूषण, जो शूद्र के देवता थे, ये इस समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। देवताओं के जो बहुत सारे प्रतीक चिन्ह थे, जो देवताओं के प्रतीक चिन्ह थे, उनका भी इस समय में पूजा अर्चना शुरू हो गया था। साथ ही साथ अगर कहें इस समय में स्टार्ट हुआ किस चीज का, मूर्ति पूजा का स्टार्टिंग अगर माना जाता है तो इसी समय से हुआ है। आइडल वर्शिप का जो कंसेप्ट है वो इसी समय का है। बहुदेववाद का कंसेप्ट भी इसी समय में आया है। वासुदेव संप्रदाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वासुदेव संप्रदाय भी यहीं पे इसका माना जाता है कि यहीं से ये इसका उद्भव हुआ है। अब हम आपको कुछ दर्शन की बात करते हैं। एक दर्शन है षड दर्शन, इसका कंसेप्ट यहीं आया है। चारवाक का दर्शन है, सांख्य का दर्शन है, न्याय का दर्शन है, उसके बाद योग का दर्शन है, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये सारे चीजों को आप गहराई से पढ़िएगा। ये दर्शन क्या है, इस दर्शन का मेन फीचर्स क्या है, इस दर्शन में मेन बात क्या क्या कहा गया है, और इस दर्शन को देने वाले जो प्रतिपादक हैं वो कौन कौन है, ये आपको याद रखना चाहिए। उपनिषद में बाद में आकर के इस यज्ञ का इतना ज्यादा मतलब समाज को कुंठित करने का प्रयास करने लगा कि उपनिषद में इस यज्ञ की निंदा की गई है। यज्ञ और कर्मकांड को बहुत ही खतरनाक माना गया है। एक जगह तो यज्ञ के बारे में कहा गया है कि यज्ञ एक नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते का जो कंसेप्ट हम आज जानते हैं, यह किस उपनिषद में है, तो यह मुंडकोपनिषद में है। याद रखिएगा, एक और उपनिषद है मांडुक्य, तो मांडुक्य में नहीं है, मुंडकोप उपनिषद में सत्यमेव जयते का ये वर्ड वहीं से लिया गया है। निष्काम कर्म की जो बात हम करते हैं, जो गीता में कहा गया है निष्काम कर्म कीजिए, मतलब आप कर्म कीजिए और फल की आशा मत कीजिए, यह इसी समय के ईशोपनिषद में यह कहा गया है। इसी समय में वेदांग का कंसेप्ट आ गया है। 6 वेदांग जो है उसकी बात कहता हूँ तो ये एक छंद है, कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे आ चुके थे। इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि उस समय का पॉलिटी कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, रिलीजियस सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसका ऋग वैदिक पीरियड में ये सारे चीज कैसे थे उसे कंपेयर करना है, और इस लेटर वैदिक पीरियड के बाद का जो फेज आएगा उससे भी आपको कंपैरेटिव स्टडी करके देखना है। याद रखिएगा, मैं अक्सर बोलता हूं कि कंपैरेटिव स्टडी करना और चेंज एंड कंटिन्यूटी के कंसेप्ट में इतिहास को देखना, हिस्ट्री को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को समझने के लिए। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इतिहास को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, चेंज एंड कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से और किस तरह से कंपैरेटिव स्टडी के पर्सपेक्टिव से, तो इतिहास को बहुत ही एंजॉय करेंगे। इतिहास को अन्य जितने भी सब्जेक्ट है सबसे कोरिलेट करने में आप बहुत ही महारत हो जाएंगे, और जो करंट में जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको भी आप इतिहास से, हिस्ट्री से कोरिलेट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा नंबर ले पाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ कि किसी चीज को कैसे पढ़ना चाहिए। ये अप्रोच होगा तो किसी भी अच्छे सोर्स से पढ़ना हो, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ना हो, आपके लिए बहुत ही क्लियरिटी के साथ उनके साथ आप पढ़ सकते हैं, उस किताब को पढ़ सकते हैं, उसकी टीचर से पढ़ सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें जो मैंने आपसे कहा है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।